हिंदी कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम आज पाठ 4 की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पाठ 4 भंगाहल का तिलस्मी संसार। इस पाठ को आपने पहले अप्रैल या मई में आपने इसे पढ़ा होगा। इसके प्रश्नोत्तर भी लिखे होंगे, पर शायद अस्पष्ट हो या समझ में ना आए, इसलिए पुनरावृत्ति के लिए आज हम फिर से ये पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, एक बात विशेष ध्यान से सुनेंगे कि हम लोग प्रश्नोत्तर लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछे जाते हैं, आप लोगों को बता देते हैं, मगर क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है, इसलिए ये ध्यान रखें कि इस परीक्षा में आपको एक शब्द में उत्तर देना है, या ये कहें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 4 में से आपको एक चुनना है। अब जैसे भंगाहल का तिलस्मी संसार, ये क्या है, कौन सी विधा है। अब आपको लिख दिया कहानी है, नाटक है, एकांकी है, यात्रा वृत्तांत है, तो आपको पता होना चाहिए कि भंगाहल का तिलस्मी संसार एक यात्रा वृत्तांत है। वस्तुनिष्ठ में आपको एक ऑप्शन आएगा जो आपको बनता है, आपको पता ही है कि इसमें क्या लिखना है, तो आप क्या करेंगे, जो वस्तुनिष्ठ में सही होगा उसे आप लिख देंगे। तो अब आप देखें कि पाठ 4 भंगाहल का तिलस्मी संसार। अब भंगाहल है क्या? भंगाहल हिमाचल में, उत्तर क्षेत्र में हिमाचल का एक छोटा सा शहर है, जो कि अपनी सुंदरता के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों का, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का खाना पीना, वहाँ की संस्कृति, सभी कुछ अलग है। तो इस पाठ के माध्यम से हम पूरी उस संस्कृति को जानेंगे, उसे पढ़ेंगे कि आखिर भंगाहल में है क्या। एक तो पहाड़ी क्षेत्रों की रौनक अलग होती है, वहाँ का सौंदर्य अलग होता है, वहाँ का रहन सहन अलग होता है, और पूरे पाठ में हम यही जानेंगे कि आखिर ऐसा सौंदर्य भंगाहल में हमें क्या दिखाई दिया। ये शब्द ही सुनने से थोड़ा विचित्र लगेगा, मगर हिमाचल में स्थित ये शहर अपने आप में बहुत अच्छा है। ये हिमाचल के कांगड़ा में स्थित है, एक छोटी सी जगह है हिमाचल में, कांगड़ा, और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन को लुभाने वाला बहुत ही अच्छा है, जिसे कि आप इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। अब यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ की परंपरा क्या है, यहाँ की वेशभूषा क्या है, तो लगभग पूरे भारतवर्ष में ही हम देखते हैं वेशभूषा में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। अपनी सुविधा के अनुसार लोग कपड़े पहनते हैं, जिस क्षेत्र में जो परंपरा चली आती या तो वो पहनते हैं, या जैसे यहाँ पर चाय की बागान है, जैसे यहाँ पर खेत हैं, चाय के बागान होते हैं। पहाड़ी तुमने देखा होगा कि हम बागानों में हम देखते हैं सीढ़ी नुमा, ऐसे एक के ऊपर एक खेती होती है, क्योंकि पानी जब पहाड़ों से झिल करके आता है तो क्या रहता है, पूरी सीढ़ी नुमा जो खेती होती है वहाँ पर सारा लगा रहता है। मतलब पूरे चाय के बागान देखते हैं। यहाँ की खेती गेहूं भी नहीं, यहाँ की उपज ऐसी ही होती है, कम मात्रा में होता है, पर यहाँ पर गेहूं भी इसी तरह का होता है। तो हम यही देखेंगे कि जहाँ यहाँ की जो उपज है वो विशेष रूप से इधर के जो खेत हैं वो सीढ़ी नुमा बने रहते हैं। यहाँ की संस्कृति अपने आप में एक विचित्र संस्कृति मानी जाती है। लोग अपने आप में ही मस्त रहते हैं। मैदानी क्षेत्रों से यहाँ के लोग थोड़ा कटे हुए रहते हैं। मैदानों की संस्कृति अलग रहती है, वहाँ का रहन सहन अलग रहता है, किंतु यहाँ पर मैदानों से भिन्न संस्कृति रहती है। हम जैसे आप और हम जैसा जीवन यहाँ जीते हैं, ऐसा जीवन प्रायः वहाँ नहीं होता। फिर ये एक बहुत अच्छा संस्मरण है, और पूरी यात्रा अगर हम हिमाचल के कांगड़ा में जाते हैं, वहाँ पर एक विचित्र सी स्थिति देखते हैं, और देख करके हमें आश्चर्य होता है कि प्रकृति ने कितनी सुंदरता यहाँ पर बिखेरी है। मैदानी क्षेत्रों और
पहाड़ी क्षेत्रों की ये सुंदरता अपने आप में बहुत ही अलग होती है। तो ये पूरा व्याकर वृत्तांत जब आप पढ़ेंगे, लेखक जब वहां पर पहुंचे तब उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ की संस्कृति मैदानों से बिल्कुल भिन्न है। अब मनोरंजन यहाँ पर क्या था और क्या होता था, यहाँ पर हम कर्तव्य दिखाए जाते हैं। आज हमारे मनोरंजन के साधन बिल्कुल भिन्न हैं। जब हम अपने क्षेत्रों में रहते हैं, हमारे मैदानों में रहने वालों के साधन भिन्न हैं, जबकि जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तब यहाँ से निकल नहीं पाते, वहाँ पर एक जगह बंद रहती है और वहाँ पर ये स्थिर हो जाते हैं। तो मैदानों में और जब पहाड़ों में रहते हैं तो इन दोनों में मनोरंजन के साधनों में अंतर रहता है। ये लोग कैसे मनोरंजन करते हैं? सारे इकट्ठे हो जाते हैं, नृत्य करके, वहाँ के गीत गा के, पहाड़ों की भाषा में अपनी जो वहाँ की बोली रहती है वहाँ पर गा करके ये सारा अपना मनोरंजन करते हैं, क्योंकि ठंडों में आवागमन भी बंद हो जाता है। जितने सीमित लोग हैं, आपको मालूम है कांगड़ा की आबादी लगभग 500 है, बस 500 की आबादी। अब आप समझ सकते हैं कि कांगड़ा की 500 की आबादी कितनी कम होती है। सब एक दूसरे से बहुत अच्छे परिचित रहते हैं और इसीलिए जो भी इनके खेल होते हैं, जो भी इनका मनोरंजन होता है, जो भी इनके गीत रहते हैं, या ये कहें कि जो इनके नृत्य रहते हैं, ये सारे आपस में ही मिलजुल कर आराम से समय निकाल देते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये बाहर नहीं जा सकते। फिर यहाँ घाटी, जैसे आप जानते ही हैं कि पहाड़ों में घाटी तो निश्चित ही है, घाटी रहती है, तो यहाँ पर ट्रैकिंग करना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जो भी पर्यटक आता है तो वहाँ की सुंदरता देख करके उससे आकर्षित होता है और ट्रैकिंग करना नहीं भूलता। अब ये हिमाचल का जो अब ये कांगड़ा क्षेत्र आप जिसके बारे में जान रहे हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले कहेंगे यहाँ के झरने बहुत प्रसिद्ध हैं और कहा जाता है कि हिमाचल के जो झरने हैं, पर्वतीय स्थल के जो झरने हैं वो पारदर्शी होते हैं, कि हिमाचल के जो झरने हैं, पर्वतीय स्थल के जो झरने हैं वो पारदर्शी होते हैं। मतलब इतना उसका जो पानी है एक तो पथरीला रहता है, रेत मिट्टी वैसे विशेष तौर पर आती नहीं है, तो पूरे झरने जो रहते हैं वो हमें पारदर्शी दिखाई देते हैं और उन झरनों को देख करके बड़ा आनंद आता है कि ऊपर से झड़ते हुए पहाड़ों से काटते हुए पानी उछलते हुए जब ऊपर से नीचे पानी आता है तो यहाँ के झरने बड़े पारदर्शी दिखाई रहते हैं। अब ये भी एक मान्यता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो बौद्ध साधु थे वो यहाँ पर आते थे और मंत्र का जाप करते थे, क्योंकि जो बौद्ध भिक्षु थे वे आराम से बैठ करके, एकांत में बैठ करके उनको जाप करना पसंद था, इसलिए वो एकांत में बैठ करके यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जाप करते हुए, शायद यही कारण है कि हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्र जो हैं वो बड़े शांति प्रिय और एक तरह का ये कहें कि उनमें आपस में मिलजुल कर रहने की जो क्षमता प्रदान होती है वो इन साधुओं के कारण ही। वो वहाँ पर लांबा जो कहते हैं, बौद्ध भिक्षु लांबा कहलाते हैं, वो वहाँ जा कर के मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्र बड़ा ही सुरम्य तो रहता ही है और भक्ति से परिपूर्ण भी लगता है। वहाँ के घने जंगल, देखो पर्वतों के जो जंगल रहते हैं पर्वतीय क्षेत्र के, उन जंगलों में और मैदानी क्षेत्र के जंगल बड़े ही अलग होते हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उनके पत्ते पूरे झड़ जाते हैं, केवल हमें वृक्ष के तने ही दिखाई देते हैं। मगर प्रकृति की भी क्या देन कहें, यहाँ पर भी घने जंगल हैं। एक कम बरसात भी बहुत नहीं होती है, बर्फबारी होती है, जब वहाँ पर बर्फ गिरती है तो भी न जाने प्रकृति इन जंगलों को किस तरह से हरा भरा रखती होगी, ये नहीं कह सकते। मगर घने जंगल भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अब
यहाँ पर मैंने बताया कि 500 की लगभग 500 लोगों की आबादी यहाँ पर है। और इन लोगों के घर कैसे रहते हैं? इनकी लकड़ी की इमारतें रहती हैं, घर लकड़ी के बने रहते हैं, डबल स्टोरी मकान रहते हैं, जो ऊपर भी रहते हैं नीचे भी। ऊपर लोग रहते हैं और नीचे ये अपने पशु भेड़ बकरी जो भी है वो नीचे क्या करते हैं, वो अपने पशु का पालन करते हैं और ऊपर स्वयं का इनका निवास रहता है। तो ये कहा जा सकता है कि पशु पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं, ऊपर घर में स्वयं और नीचे वो रहते हैं और वहाँ आराम से अपना जीवन देखते हैं, नृत्य गीत करते हैं और खुशहाली से वो अपना जीवन जीते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं जो विशेष तौर पर खास तौर पर यहाँ पर हैंगलाइडिंग और पैराग्लाइडिंग यहाँ पर होती है। अब ये क्या होती है? यहाँ पर सबसे पहले 1984 में 1984 में सबसे पहले हैंगलाइडिंग और पैराग्लाइडिंग यहाँ पर हुई थी। उसके बाद तो ये एशियाई खेल बन गया, मगर यहाँ पर्यटक जाते थे और हैंगलाइडिंग जो शुरू हुई है वो यहीं से शुरू हुई है, कांगड़ा के इस हिमाचल प्रदेश से। और पैराग्लाइडिंग के लोगों के शौक बन गए हैं। पर्यटक वहाँ पर आकर के, वहाँ पर उपस्थित होकर के उनका ये शौक एक बहुत अच्छा एक खेल बन गया। मनोरंजन तो है ही और लोगों में बड़ी जिज्ञासा आ गई। तो हैंगलाइडिंग और पैराग्लाइडिंग ये 1984 से यहाँ पर शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये एशियाई खेलों में शामिल हो गया। अब वैसे तो अपन किसी भी पर्वतीय स्थल पे चले जाएं, हर क्षेत्र ही बहुत ही रमणीय रहता है, देख करके बहुत ही सुंदर लगता है। पर एक विशेष तौर पर यहाँ पर एक जगह है राजगुंधा और कुकड़गुंधा। ये जो स्थल है राजगुंधा और कुकड़गुंधा, ये स्थल बड़े ही रमणीय स्थल है। लोग वहाँ पर जाकर के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये राजगुंधा का जो सौंदर्य है अप्रतिम, मतलब हम ये कहें कि ये सौंदर्य देखने योग्य है। शायद यही आकर्षक के प्रमुख केंद्र होंगे जो यहाँ पर लोग आकर के यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। और राजगुंधा और कुकड़गुंधा इसलिए यहाँ के प्रमुख स्थल माने गए हैं, बड़े रमणीय स्थल। यहाँ के वृक्ष, यहाँ पर बहने वाली नदी और यहाँ की नदियाँ भी, रावी नदी यहाँ से निकलती है। और एक और बात है, एक यहाँ पर एक मान्यता है, एक लोक कथा है। क्या लोक कथा है? कि यहाँ पर सतभांजनी, एक जगह सतभांजनी है जहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर 7 बहनें निवास करती थी। सतभांजनी एक बार ऐसी लोक मान्यता है, ऐसी कहानी बनी है कि 7 बहनें निवास करती थी। सतभांजनी जिन्हें कहा गया है। एक रात ये कहा गया कि 7 बहनें सो रही थी, तभी अर्धरात्रि में, मध्यरात्रि में 6 बहन वहां से निकल चुकी और एक बहन उसी जगह पर कांगड़ा में स्थित हो गई। और जब वहां पर रही, सुबह जब उसने उठ करके देखा कि मेरी 6 बड़ी बहनें मुझे छोड़ के चली गई और मैं साथ में यहाँ पर अकेली रह गई, तब उसके आंसू बहने लगे। और ये कहा जाता है जो उसके आंसू बह रहे हैं वह आंसू क्या है? वही आंसू रावी नदी है। और बाकी वो गंगा, यमुना, सतलज, व्यास, ये नदियां, उनको 6 बहनें कहा, मगर जो वहां पर बहनें, 7वीं बहन जो रोने लगी, वही कहा गया कि वो सतभांजनी कहलाई और वही रावी नदी के रूप में वहां से निकलने लगी। तो हम लोगों ने ये पूरा पढ़ा, इसे जाना। हाँ, एक और है, रावी नदी के अलावा यहाँ उहुल नदी भी है। उहुल नदी जो कि नदी बड़ी प्रसिद्ध है और लोग वहाँ पर दर्शनीय लोग वहाँ पर देखने भी जाते हैं। एक जगह थर्मस दर्रा, ये अपने आप में बहुत लोगों की मान्यता है कि बहुत ही अच्छी जगह। अगर वहाँ पर लोग पर्यटक जाते हैं तो थर्मस दर्रा को कभी नहीं भूलते हैं। और वहाँ जाके काली घड़ी, थर्मस दर्रा, मढ़ी, ये सारी जगह है। मढ़ी, थर्मस दर्रा, काली
मणिहारी, ओहल नदी, ये सब रमणीय स्थल है। लोग यहाँ जाते हैं तो यहाँ जा करके यहाँ पर है ना घूमना नहीं भूलते। तो विद्यार्थियों में हम लोगों ने पढ़ा पाठ 4 बंगाल का तिलिस्मी। तिलिस्मी मतलब क्या हुआ, ये संसार ये अपने आप में ही बहुत अच्छा माना गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात, अब जो परीक्षा में आने वाला, जैसे मैंने बताया वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, तो आपको इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये सारी बातें पता होना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण है। जैसे बताया कि यहाँ पर कौन जाप करते थे, तो बौद्ध लामा जाप करते थे। फिर वहां पर कैसे जंगल थे, घने जंगल थे। वहां कौन सी नदी थी, रावी नदी थी। सतभांजनी मतलब क्या हुआ, 4 बहनें, 5 बहनें, 6 बहनें, 7 बहनें। वस्तुनिष्ठ में आपको पता होना चाहिए सतभांजनी 7 बहनें। ओह नदी थी, वहां पर कौन सा खेल होता था और किस सन में, तो 1984 में। ये आपको पूरी बात जब स्पष्ट हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरह बनते हैं और किस तरह उन्हें समझाया जाता है। तो आप इन प्रमुख जो मैंने बिंदु बताए हैं, इन बिंदुओं की ओर विशेष ध्यान देंगे और अपनी तैयारी अवश्य करें।